गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू नो योर प्रोडक्ट्स। इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मल्टीविटामिन्स के बारे में बात करने वाले हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन। अभी भी अगर आपके टीम के कुछ लोग नहीं जुड़े हैं, उनको एक बार मैसेज भेजना। भी साधारण भाषा में अगर समझें, इसका मतलब है हमारे शरीर को चलने के लिए, डेली बेसिस पे शरीर को जिंदा रहने के लिए और ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्टिविटी, वेयर एंड टियर, बीमारी को दूर रखना, ये सारे काम काज को होने के लिए हमारे बॉडी को डेली कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन चाहिए। ज्यादातर लोगों को हमारी ये समझदारी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और हमें ऐसा लगता है कि हमने खाना खाया तो राइस या रोटी से हमें ताकत मिलता है, उससे हम चलते हैं। लोगों को थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में पता है कि मसल प्रोटीन से बनता है, तो दूध पी लिया, चिकन खा लिया, अंडा ले लिया, सोयाबीन ले लिया, तो उससे हमें प्रोटीन मिलती है। ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को यही पता होता है। लेकिन जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है और इसका जो साइंस है, ये कुछ इससे बहुत बढ़ के है। आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद रोटी हो, राइस हो, ब्रेड हो, उससे ग्लूकोज बनता है और इंटेस्टाइन से, खाद्य नली से वो ग्लूकोज ब्लड में पहुंच जाती है। अब वो ग्लूकोज ब्लड से पूरे बॉडी में जाती है, हर सेल के पास जाती है। अब ये ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने के लिए, ऐसे ग्लूकोज अंदर नहीं घुस सकता। ग्लूकोज सोडियम आयन का इस्तेमाल करती है। ग्लूकोज और सोडियम मिलके सेल के अंदर घुसती है और सेल के अंदर से पोटेशियम आयन बाहर निकलती है। वो बैलेंस हो गया। अब पॉजिटिव आयन अंदर गया, पॉजिटिव आयन बाहर गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये जो पॉजिटिव आयन बाहर गया, पोटेशियम जो बाहर जाता है, उसको फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड चाहिए। यानी बिना सोडियम का आपका ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकता। सो ये सोडियम एक छोटा सा एलिमेंट है जो आपके खाने में, नमक के हिसाब से हम रोजाना खाने में लेते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में रोजाना सैकड़ों केमिकल प्रोसेस होती है। हम जो भी काम करते हैं वो एक केमिकल प्रोसेस से होती है। बात करना, देखना, किसी चीज को याद रखना, मूवमेंट करना, एक्सरसाइज करना, डाइजेशन होना, हम जो कुछ भी करते हैं बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस होती है। तो 200-300 केमिकल रिएक्शन हर रोज बॉडी में हर वक्त होते रहता है। ये सारे रिएक्शन को करने के लिए बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और आयंस की जरूरत होती है। उसके अलावा बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं, देखने वाला फंक्शन, हमारे आंखों के पीछे पर्दा में विटामिन ए होती है, जिसके कारण हमें दिखाई देता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब है हर वो एलिमेंट, हर वो विटामिन, हर वो मिनरल, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड जो हर रोज हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बीमारियों को रोकने के लिए, इम्यूनिटी के लिए। सो न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान को जिंदा रखने के लिए और उसको ग्रोथ के लिए। और न्यूट्रिशन के बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज आते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। न्यूट्रिशन दो तरह का होती है। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब बड़ा, जो हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं। जैसे अब आपने खाने का प्लेट को अगर देखो, कौन सा चीजें आप बहुत ज्यादा में लेते हो? राइस, रोटी, पराठा, ब्रेड, नूडल्स, पास्ता, यानी कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद प्रोटीन, दाल आप लेते हो 50-60 ml। दूसरा प्रोटीन सोर्सेस लेते हो, दूध पीते हो। फैट्स यानी कुकिंग ऑयल, कोई भी फैट सोर्स, नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ फैट होता है। पानी हम ज्यादा लेते हैं, फाइबर भी हमें ज्यादा लेना होता है। सो ये वो एलिमेंट्स है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसमें भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। जिसे ऑन एन एवरेज अगर हम इंडियन डाइट को देखें, एक एवरेज भारतीय इंसान रोजाना 20-25% कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, 15% प्रोटीन कम लेते हैं, फैट हम ज्यादा लेते हैं, पानी कम पीते हैं, फाइबर हमारे बॉडी में बहुत कम है। सो हालांकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे डेली खाने में रहता है, आपके किचन में होता है, आपके घर में होता है, फिर भी हमारा इसका जो पोर्शन है वो सही नहीं है, कम ज्यादा है। उसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में
पहले आता है विटामिन। विटामिन के बहुत सारे फंक्शन है। बॉडी को चलने के लिए विटामिन चाहिए, देखने के लिए विटामिन ए चाहिए, डाइजेशन के लिए बहुत सारा विटामिन चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन चाहिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए विटामिन B12 चाहिए, स्किन के लिए पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, इम्यूनिटी के लिए विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी चाहिए, ब्लड के लिए विटामिन के चाहिए, हार्ट के लिए, ब्लड के लिए, स्किन के लिए विटामिन ई चाहिए। सो हर एक विटामिन का बॉडी के ऊपर में बहुत सारे फंक्शन है, यानी बॉडी के फंक्शंस को चलने में विटामिन मदद करती हैं। इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए, बॉडी में कोई भी वेयर एंड टियर होता है, टिश्यू डैमेज होता है, उसको रिपेयर करने के लिए चाहिए। मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, यानी हम खाना खाते हैं, उसका इस्तेमाल करके उसको डाइजेशन के बाद ताकत में कन्वर्ट करना, उस ताकत के इस्तेमाल करना, ये पूरा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म है। विटामिन दो कैटेगरीज के होते हैं। कुछ विटामिन जो पानी के साथ मिक्स हो सकते हैं उसको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होती है। इसीलिए सब्जी और फल, साग सब्जी फल, इनको काटने के बाद अगर आप धोओगे तो उसमें मौजूद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो फ्रूट्स में बहुत ज्यादा होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी साइट्रस फ्रूट में होती है। सो कोई भी साग सब्जी फल फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रीन लीव्स अगर आपने काटने के बाद धोया तो उसमें मौजूद बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी पानी के साथ धुल के बाहर जाएगा। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। विटामिन ए, डी, ई, के, ये है फैट सॉल्युबल विटामिन। असम में एक टाइटल है, लोगों का सब वो टाइटल होता है डेका, DEKA। सो ये डेका फैट सॉल्युबल विटामिन है, और बी कॉम्प्लेक्स एंड सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन जनरली आपको फैटी फूड में मिलेंगे, जैसे जो फैटी फूड होता है मोस्टली एनिमल फैट ले लो, उसमें आपको बहुत सारे ये विटामिन मिलेंगे। सो दो तरह का विटामिन जो हमें रोजाना चाहिए। अब विटामिन बी के बहुत सारे अलग अलग टाइप है, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B4, B6, B9, B12। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में यानी जो कम मात्रा में चाहिए, पहले विटामिन है। दूसरे कैटेगरी में आता है मिनरल्स। अब मिनरल्स का दो कैटेगरी और है, एक है मेजर मिनरल, एक है ट्रेस एलिमेंट्स या फिर ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल में वो मिनरल्स है जो हमें 100 मिलीग्राम से ज्यादा चाहिए हर रोज। कैल्शियम 600 mg चाहिए ऑन एन एवरेज, 600 या 800। फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये 100 मिलीग्राम से ज्यादा चाहिए। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें कम मात्रा में चाहिए। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स था राइस, वो हमें 100 ग्राम से ज्यादा चाहिए, 250 ग्राम 300 ग्राम चाहिए, तो मैक्रो है। और एलिमेंट जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो 100 मिलीग्राम या फिर उससे कम। जो माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ट्रेस मिनरल्स है, जो बहुत कम मात्रा में चाहिए, उसका भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। कल हमने किसी एक सेशन में कैल्शियम की बात किया था। सो ट्रेस एलिमेंट्स वो है जो 100 ग्राम से 100 मिलीग्राम से कम चाहिए। आयरन, जिंक, सेलेनियम, मैंगनीज, कॉपर, क्रोमियम। इसमें से कोई भी एलिमेंट अगर हमारे बॉडी में कुछ हफ्तों के लिए कम हो जाए, हमारा डेथ भी हो सकता है, हम सीवियरली बीमार भी हो सकते हैं। सो हर एक एलिमेंट, हर एक मिनरल, हर एक विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वाला चार्ट समझने के लिए है, आप या तो नहीं रख सकते एक दिन में, बस आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलती है, क्या हम वो खाना रोज खाते हैं, और इसका फंक्शन क्या है। मैंने मिनिमम फंक्शन लिखा है यहाँ पे। प्रोटीन कहाँ से मिलेगी? मीट, पोल्ट्री, फिश, बीन्स, नट्स, एग्स और मिल्क डेयरी प्रोडक्ट। इसका फंक्शन क्या है? बॉडी को रिपेयर करना, बिल्ड करना, इम्यून सिस्टम को मदद करना। इसके अलावा बॉडी के बहुत सारे हार्मोन, एंजाइम्स, ये प्रोटीन से ही बनता है। आपके नाखून, आपके स्किन, आपके बाल, आपके कोलाजन, ये सारे प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? होल ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड लेग्यूम्स, ये हमें एनर्जी देती है और डाइजेस्टिव फंक्शन को अच्छा रखता है। फैट्स कहाँ से मिलती है? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, प्रोटीन हमारे डाइट में रोजाना 15-20% कम आता है, इसलिए बॉडी का रिपेयरिंग ठीक नहीं होता, इम्यून सिस्टम कमजोर है। कार्बोहाइड्रेट रोजाना ज्यादा आते हैं, इसलिए जो एक्स्ट्रा रह जाता है वो फैट में कन्वर्ट होता है, वजन बढ़ता है।
फैट कहाँ से मिलता है? एवोकेडोस, नट्स, सीड, ऑलिव, फैटी फिश एसेट्रा। फैट भी दो कैटेगरी का होता है, एक गुड फैट है, एक एक बैड फैट है। जो बैड फैट है वो हम रोजाना बहुत ज्यादा खाते हैं, और जो गुड फैट है वो हम रोजाना कम खाते हैं। फाइबर का फैट का फंक्शन क्या है? सेल की ग्रोथ, विटामिन को एब्जॉर्ब करना, और एनर्जी। जो विटामिन फैट में सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल, जैसे डी, ई, के, ए, इन विटामिन को खाने से बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए आपको फैट साथ में लेना पड़ेगा। फाइबर्स, होल ग्रेन, कोई भी हरी चीज, कोई भी ब्राउन चीज, इसमें फाइबर होती है। वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स, फ्रूट्स एंड लेग्यूम्स, ये डाइजेशन में मदद करती है। ये प्रीबायोटिक्स है, आपके अच्छे बैक्टीरिया के लिए खाना है। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। अब ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में चाहिए। विटामिन ए कहाँ पे मिलेगा? गाजर, स्वीट पोटेटो, मीठा आलू, पालक और आम। फंक्शन क्या है? आंखों के लिए बहुत जरूरी है, इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है, स्किन के लिए जरूरी है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। जहां पे मैंने जरूरी लिखा है, जैसे विटामिन ए सपोर्ट्स विजन, आपके नजर को सही रखेगा, विजन को, आई साइट को अच्छा रखेगा। इसका मतलब है विटामिन ए कम हो जाएगा तो आपका आई साइट कमजोर हो जाएगा, विटामिन ए कमजोर हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। बी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे मिलते हैं? मीट, पोल्ट्री, फिश, अंडे, दूध, होल ग्रेन, दाल, सब्जियां, फल। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करेगी, इसके कम से एनर्जी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में मदद करेगी, नर्वस सिस्टम के फंक्शन में मदद करती है, और सेल की हेल्थ को अच्छा रखता है। यानी बी कॉम्प्लेक्स के कमी में ये सारे फंक्शन कमजोर हो जाएंगे। लाइकवाइज विटामिन सी, साइट्रस फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, बेल पेपर, ब्रोकोली, ये इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, कोलाजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसीलिए हमने क्वार्ट सी में विटामिन सी डाला है, उसमें लिखा भी है कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ेगा, और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन डी, फोर्टिफाइड मिल्क, फैटी फिश, सनलाइट, इसका फंक्शन क्या है? कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत रखता है। विटामिन ई, नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल, लीफी ग्रेन्स, फंक्शन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट और सेल्स की प्रोटेक्शन। सो विटामिन ई की कमी से ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। विटामिन के लीफी ग्रीन वेजिटेबल, कैबेज, अंडे और दूध में मिलता है। ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है और हड्डियों को अच्छा रखता है। इसमें थोड़ा मैकेनिज्म समझा दूंगा, हो सके तो आप लोग याद रखें। अपने खाने में कैल्शियम लिया, अब इस कैल्शियम को ब्लड में पहुंचाने के लिए, बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए, ब्लड में पहुंचाने के लिए विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी अगर आप नहीं लेंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब ये जो ब्लड में कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ, अब इस कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाने के लिए विटामिन के टू चाहिए। के टू अगर नहीं रहेगा तो ये कैल्शियम कहीं में भी पहुंच जाएगा, खून के नलियों में पहुंच जाएगा, यूट्रस में पहुंच जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू में पहुंच जाएगा, ब्रेन में पहुंच जाएगा, और वो हार्ट बन जाएगा। इसी को कहते हैं कैल्सिफिकेशन। और इंडियंस में कैल्सिफिकेशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम कैल्शियम भरपूर मात्रा में खाते हैं, दूध में, दही में, मिल्क प्रोडक्ट्स में, और सबसे ज्यादा पान के साथ चून में। और जो लोग धूप में काम करते हैं उनको डी भी मिल गया, लेकिन के आपको नहीं मिला, तो सारा कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा। सो ये विटामिन डी, के और कैल्शियम तीनों को साथ में लेना बहुत जरूरी है। मेजर मिनरल्स, कैल्शियम ये दूध में मिलेगा, दूध की प्रोडक्ट्स में मिलेंगे, लीफी ग्रीन वेजिटेबल में मिलेगा, और फोर्टिफाइड फूड में मिलेगा। ये हड्डियों को, दांत को मजबूत रखने का काम करता है, साथ में मसल और नर्वस फंक्शन में काम करता है। मैग्नीशियम नट्स, सीड्स, होल ग्रेन और पालक में होता है, मसल और नर्व फंक्शन को और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करती है। पोटेशियम केला में होता है, आलू में होता है, संतरे में होता है, और दाल में होता है। फ्लूइड बैलेंस करता है, इसलिए पोटेशियम के कम ज्यादा होने से ब्लड वॉल्यूम कम ज्यादा होगा और उससे ब्लड प्रेशर भी गड़बड़ हो सकती है। ये हार्ट और मसल फंक्शन में मदद करती है। सोडियम नमक में होता है, सॉस में होता है, प्रोसेस फूड में होता है। प्रोसेस फूड में होता है, नर्व फंक्शन को अच्छा रखता है और फ्लूइड बैलेंस को करता है।
यह ट्रेस मिनरल्स जो बहुत कम मात्रा में चाहिए, क्रोमियम, मीट, मांस में मिलेगा, चिकन मटन में मिलेगा, पोल्ट्री, फिश, नट्स और चीज में मिलेगी। ये इंसुलिन पे काम करता है, इसलिए डायबिटल 1 में क्रोमियम डाला गया है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। कॉपर, सेलफिश, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन, ये आयरन एब्जॉर्प्शन और इम्यून फंक्शन को बेटर करते हैं, इसीलिए आपको ये हेमोफोर्टिन में भी मिलेगा और मल्टीविटामिन में मिलेंगे। फ्लोराइड मछली में होता है और चाय में मिलती है। यह हड्डियों को और दांत को मजबूत रखने का काम करता है, डेंटल कैविटीज को रोकता है। आयोडीन, ये आयोडीन वाला नमक में होती है और सी फूड में होता है। ये थायराइड फंक्शन और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, इसीलिए आपको ये थायरो 1 में भी मिलेगा। आयरन, रेड मीट, पोल्ट्री, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। ये रेड ब्लड सेल को फॉर्म करने में मदद करते हैं और ये हेमोग्लोबिन में रहता है, इसीलिए आपको हेमोफोर्टिन में मिलेगा। मैंगनीज बादाम, दाल, होल ग्रेन और चाय में होती है। ये हड्डियों के फॉर्मेशन में मदद करती है, मेटाबॉलिज्म में मदद करती है और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। सेलेनियम, ब्राजील नट, सी फूड, ऑर्गन मीट, ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये T4 से T3 कन्वर्ट करने में मदद करती है, इसीलिए इसको थायरो 1 में डाला गया है। जिंक, ये मीट में होती है, सेलफिश, लेग्यूम्स, होल ग्रेन, और इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है और वुंड हील, कोई अगर चोट हो, इंजरी हो, उसको रिपेयर करने में मदद करेगी। अभी मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगा, आप लोगों को चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। मैं चैट बॉक्स को इनेबल कर देता हूं। ये जो मैंने खाने पीने की लिस्ट बताई है कि कौन सा न्यूट्रिशन आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे इस वाले स्लाइड में आप देखोगे क्या क्या खाने के बारे में लिखा है। मीट, पोल्ट्री, फिश, नट, चीज, सेलफिश, सीड्स, होल ग्रेन, टी, सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट, रेड मीट, फोर्टिफाइड सीरियल्स एक्सेट्रा। क्या हम रोज इस तरह के न्यूट्रिशन अपने खाने में लेते हैं? तीनों बार? आप कृपया करके सारे लोग जवाब दें। तीनों बार हम लेते हैं? नहीं। चलो तीनों बार छोड़ देते हैं, दिन में एटलीस्ट एक बार लेते हैं? नहीं। हफ्ते में एक बार लेते हैं? शायद वो भी नहीं। ये रीजन है कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है। अब एक सवाल आप सभी के मन में आएगा कि सर आपने लिखा है आयोडीन की कमी से थायराइड फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, तो अगर किसी के बॉडी में आयोडीन की कमी है तो ये लक्षण क्यों नहीं दिखते? ये बहुत वैलिड सवाल है। इसका जवाब मैं आपको दूंगा। इंसान का जो बॉडी है, शरीर है, ये दुनिया का सबसे एडवांस मशीन है, सबसे ऑटोमेटिक मशीन है, वेरी एडवांस। जैसे एआई है ना, आजकल एआई में आपने 100 पेजों का एक पीपीटी आपने अपलोड कर दिया और आपने बोला मुझे इसका 2 पेज का समरी दे दो, वो 2 सेकंड में बना के देता है। वो पूरा पेज वो इंसानों के जैसा नहीं पढ़ता, क्रोमियम, मीट, पोल्ट्री, वो एकदम से पूरा चीज को पढ़ता है, एक बार में 100 पेज पढ़ लेगा। सो ये इतना एडवांस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन बॉडी सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नहीं, ये नेचुरल इंटेलिजेंट है। इंसान का सारे फंक्शन, ब्रेन फंक्शन, नर्वस सिस्टम की फंक्शन, कार्डियक फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन, इम्यून फंक्शन बहुत एडवांस है, वेरी वेरी एडवांस। और ये हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। आप सोचो, धरती पे लोग 6,000 फीट, 4,000 फीट, 3,000 फीट ऊंचाई पे भी रहते हैं और लोग सी लेवल पे भी रहते हैं, जहां में हवा का दबाव बहुत डिफरेंस है। पीपल सर्वाइव। लोग एक्सट्रीम ड्राई जगहों पे रहता है, लोग एक्सट्रीम मॉइस्ट एरिया में भी रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में एक जगह है मौसिनराम, चेरापूंजी मौसिनराम, वहां पे ऑलमोस्ट हर रोज ही बारिश होती है, वहां पे लोग सरवाइव करते हैं। हम 50 डिग्री सेल्सियस में भी सरवाइव करते हैं और -30, 40, 60 डिग्री में भी सरवाइव करते हैं। मैं एक देश का नाम भूल गया, वो रशिया में है। आ, रशिया में वेस्ट की तरफ एक कंट्री है जहाँ का टेम्परेचर -40, -50 रहता है हमेशा।
वहां पे लोग फ्रीज को सामान को गर्म रखने के लिए यूज करते हैं, यानी फ्रीज के बाहर और ठंडा है। तो इंसान का बॉडी हाईली एडाप्टिव, वेरी वेरी एडाप्टिव, अपने माहौल के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा। उसी का फायदा बॉडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में भी करती है। जैसे अगर आपके ब्लड में आयरन कम है, यानी आपके ब्लड ऑक्सीजन कम कैरी कर पा रहा है, इस कमी को भरपाई करने के लिए दिल की धड़कन ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाएगा, यानी बॉडी मैनेज कर लेता है। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम कम है, बॉडी हड्डियों में से निकलना शुरू करेगा। आयरन कम है, मसल में से निकलना शुरू करेगा। इसका मतलब जब आपका न्यूट्रिशन कम होता है, आपका वजन कम होगा, क्योंकि वो न्यूट्रिशन बॉडी किसी ऑर्गन से निकलना शुरू करती है। जब ये नहीं कर पाएगा, कोई सोर्स नहीं है, तो अपने सारे फंक्शन को एकदम मिनिमम पे लेके चला जाएगा। फिर भी आपको एकदम से बीमारी, लक्षण और मौत तक लेके नहीं जाती है। यानी इन मिनरल्स का, इन न्यूट्रिशन का कमी आमतौर पे कोई भी इंसान बहुत आसानी से नहीं निकाल सकता, पता नहीं कर सकता। अगर आपको पता है इसका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऐसा 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 हो सकता है, तो आपको पता चलेगा। जैसे आंखों के पलके में अगर इस तरह से वाइब्रेशन हो, वो मैग्नीशियम की कमी है। बॉडी के किसी भी मसल में वाइब्रेशन हो, वो कैल्शियम की कमी है। सो ये रीजन है कि आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एकदम से एक हफ्ते में पता नहीं चलता है। अब इन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, और आई बिलीव आप खाने पीने से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि खाने में न्यूट्रिशन की वैल्यू पहले से कम हो गया है। खेती से लेकर आपके किचन तक जब न्यूट्रिशन पहुंचती है, खाना पहुंचता है, इसमें कई बार न्यूट्रिशन डिप्लीशन होता है। हाइब्रिड सीड में वैसे भी न्यूट्रिशन कम है। प्रिजर्वेटिव देना, स्टोर करना, ठंडा करना, उसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर केमिकल स्प्रे करना, उसको बहुत दिन मार्केट में रखना, फिर खाने से पहले उसको अनसाइंटिफिकली, नॉन साइंटिफिकली धोना, फिर कुकिंग करना, आपका बहुत सारा न्यूट्रिशन वेस्ट हो जाता है। सो आपके रसोई में जो गाजर आया, वो आपको पूरा पूरा विटामिन ए नहीं देगा। आपके रसोई में जो नींबू और संतरा आया, हो सकता है आपको पूरा पूरा विटामिन सी ना दे। आपके रसोई में जो दूसरे साग सब्जी पहुंचा, वो आपको उतना क्रोमियम, सेलेनियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर नहीं देने वाला है, 50% भी नहीं देगा। तो इसका मतलब है आपको एक्सटर्नल सप्लीमेंट लेनी होंगी, जहां पे आप भरोसा कर सकते हैं कि एक कैप्सूल में अगर लिखा है इसमें आपको 250 mg का कैल्शियम मिलेगा, तो आपको मिलेगा। साथ में कैल्शियम के साथ विटामिन D3 भी मिलेगा। सो हमने 5 न्यूट्रिशन मल्टीविटामिन सप्लीमेंट बनाए हैं। पहला है A1 जूनियर बच्चों के लिए, दूसरा है डायबिटीज 1 डायबिटीज के लिए, तीसरा है स्वीट 18 13-14 साल से लेकर 38 की उम्र के महिलाओं के लिए, 38 से लेकर 45 के फीमेल्स के लिए अमेजिंग 40, बाकी सारे लोगों के लिए एवरीडे 1। सो पहला प्रोडक्ट है डायबिटल 1। ये अपडेटेड फॉर्मूला से हमने इसको अपग्रेडेशन किया। ये मॉलिक्यूल्स पहले से ही थी, आप देख सकते हैं। अभी आप कनेक्ट करोगे कौन सा विटामिन का क्या फंक्शन था। विटामिन E, विटामिन D, विटामिन K, बायोटिन इंसुलिन की प्रोडक्शन को, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा और ग्लाइसेमिक कंट्रोल को बेटर करेगा। विटामिन ए, बायोटिन और टोराइन एक पैंक्रियास के बीटा सेल्स को मजबूती देगा, जहां से इंसुलिन बनती है। B1, B6, B12 एलानिन और आर्जिनिन, एलानिन आर्जिनिन अमाइनो एसिड है, बाकी 3 बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा और नर्वस फंक्शन के लिए अच्छा है। ट्रांस रेसवेरेट्रॉल और सेलेनियम, सेलेनियम आपने देखा थायराइड फंक्शन के लिए चाहिए, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। जिंक और क्रोमियम लिपिड मेटाबॉलिज्म को एनहांस करेगी। सो ये सारे फॉर्मुलेशन डायबिटल 1 में पहले से ही था, हाल ही में हमने इस फॉर्मुलेशन को अपग्रेड किया। इसमें जिम्नेमा डाला गया है, फेनुग्रीक, सिनेमॉन, नीम और करेला, अर्जुना, बर्बेरिन और अश्वगंधा। थोड़ा ब्रीफली बताते हैं, नॉट इनटू डिटेल्स।
कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्या फायदा देती है। जिमनेमा टाइप 2 डायबिटीज में आपको बहुत मदद करता है ग्लूकोज को कंट्रोल करने में, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। टाइप 2 डायबिटीज का मतलब है जहां पे आपको इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े लोगों को होता है। ये बीटा सेल्स को मजबूती देता है और इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। फेनुग्रिक, ये फास्टिंग यानी आप जो फास्टिंग शुगर टेस्ट करते हैं ना खाली पेट में, उसको कंट्रोल को बेहतर करेगा और ग्लाइकोसाइटेट हेमोग्लोबिन का कंट्रोल ज्यादा रखेगा, जहां में 6 महीने का ब्लड शुगर हमें पता चलता है। फेनुग्रीक शुगर को कंट्रोल करता है, टाइप 2 डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल है। सिनेमॉन फास्टिंग ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, साथ में टाइप 2 ग्लूकोज में ग्लाइकोसाइटेट हेमोग्लोबिन को बेटर करता है। नीम ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, फास्टिंग ग्लूकोज को भी कम करता है। करेला और करेला या फिर आप इसको बिटर मेलन या बिटर गट कहते हैं, इससे ब्लड शुगर कम होता है और बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। अर्जुना, यह हार्ट के लिए अच्छा है, डायबिटीज में अक्सर हार्ट की बीमारी होती है, वहां पे आपको मदद करेगा। ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी दिखाती है, ब्लड शुगर को रिड्यूस करती है। बर्बरिन, ये डायबिटीज के लोगों के लिए दवाई आती है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन, सबसे कॉमन मेडिसिन है। ये बिल्कुल उसके जैसा काम करेगा, ब्लड शुगर को कम करेगा। ये ग्लाइकोसाइटेट हेमोग्लोबिन को कम करेगा, फास्टिंग ग्लूकोज को कम करेगा, टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर को कम करता है। अश्वगंधा, ये मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करेगा और टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर को कम करता है। सो डायबिटल 1, जिसको डायबिटीज है, जिसको डायबिटीज होने का खतरा है, जिसके माँ बाप को डायबिटीज है, जो प्री डायबिटिक स्टेज में है, आप में से हर कोई इसको आसानी से रोजाना यूज कर सकते हैं और इसके साथ सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन एसबीटीसी का माना जाता है। एक डेली विटामिन जो आप सबके लिए जरूरी है, वो है एवरीडे वन। ये फीमेल को छोड़ के या फिर 15 साल से लेकर 45 के उम्र के जो लेडीज हैं, इनको छोड़ के हर कोई ले सकता है। सो एवरीडे वन का मतलब है डेली का, डेली एक एक, यानी डेली आपका एक विटामिन, एक टैबलेट, इससे आपको रोज रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फुलफिल हो जाएगी। ये डेली न्यूट्रिशन सपोर्ट करेगा, इम्यून सिस्टम को इनहेंस करता है, साथ में ब्रेन की फंक्शन, हार्ट की फंक्शन, डाइजेशन की फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, सारे फंक्शंस को इनहेंस करेंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें एंटी एजिंग फंक्शंस भी हैं। ये ओवरऑल आपकी बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, एंटी एजिंग फंक्शन, डिजीज प्रिवेंशन को मेंटेन करेगा। इसमें हमने मल्टी मिनरल्स और मल्टी विटामिन डाला है। इसमें एडवांस स्टेप में प्रोबायोटिक्स डाला गया है जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा, गट हेल्थ को अच्छा रखेगा, ड्रग रेजिस्टेंस को कम करेगा। क्या आप लोग जानते हैं ड्रग रेजिस्टेंस क्या है? एक बार चैट बॉक्स में हाँ या ना लिखें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि बहुत बार आप लोग डॉक्टर से बात करोगे, अगर आपने बोल दिया ड्रग रेजिस्टेंस, तो हो सकता है डॉक्टर आपसे पूछे कैसे, या फिर आपको पूछे कि क्या होता है ड्रग रेजिस्टेंस। तो चैट बॉक्स में एक बार लिखें। ओके, मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं। ड्रग रेजिस्टेंस माइक्रो बैक्टीरिया के साथ होता है। जिन जिन परजीवियों से, जिन क्या बोलते हैं इसको, कीटाणु से बीमारी होती है, ये उससे संबंधित है। जिस बैक्टीरिया से टीबी की बीमारी होती है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एम ट्यूबरकुलोसिस। अब एग्जांपल मान लो मेरे शरीर में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया घुस गया, आज घुसा, तो आज ही मुझे बुखार या ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स नहीं आएंगे। ये पहला एक दिन तो पूरे बॉडी में सफर करेगा, फिर इसको पता चलेगा सबसे सही जगह कहाँ पे है जहाँ पे इसको सेटल होना है। ये लंग्स में सेटल हो सकता है, जो पल्मोनरी टीबी है, कुछ बैक्टीरिया हड्डियों में सेटल होगी, कुछ लिवर में भी हो सकता है। सो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है वो मेरे लंग्स में सेटल हो जाएगा।
अब अगले 4-5 दिन तक ये दबा के खाना खा के बच्चे पैदा करेंगे और वो पूरा कॉलोनी बनाएगा, बहुत सारा कॉलोनी। इतने सारे कॉलोनी मेरे लंग्स में होने के कारण मुझे सांस लेने में तकलीफ आएगी, मुझे बुखार आएगा, इसके कारण मुझे निमोनिया के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। यानी ये जो सारे लक्षण ये 7 दिन के बाद दिखेगा। अब मैंने एंटीबायोटिक लेना शुरू किया। मैंने फॉर एग्जाम्पल 500 मिलीग्राम का एंटीबायोटिक खाया। अगले 1 घंटे में 500 मिलीग्राम का 400 मिलीग्राम एंटीबायोटिक मेरे ब्लड में आ गया। अब मेरे लंग्स में जो बैक्टीरिया है इसको मारने के लिए आज से लेकर आज से लेकर अगले 5 दिन तक मेरे ब्लड में हमेशा, लगातार 5 दिन हमेशा 400 मिलीग्राम एंटीबायोटिक नॉन स्टॉप मेरे ब्लड में रहना पड़ेगा। क्योंकि एक बैक्टीरिया मरेगा दूसरा पैदा होगा, दूसरा मरेगा तीसरा पैदा होगा, उसका मरने का रेट और उसके पैदा होने का रेट समान हिसाब से, या उसका जन्म होने का रेट ज्यादा फास्ट है। तो आपको इसको लगातार 5 दिन तक नॉन स्टॉप मारते रहना पड़ेगा, मारते रहना पड़ेगा। यानी एक एंटीबायोटिक अगर 8 घंटा काम करता है तो आपको हर एक 8 घंटे में दूसरा एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। क्या होगा अगर मैंने तीसरे दिन में एंटीबायोटिक लेना छोड़ दिया? तो तीसरे दिन तक कुछ बैक्टीरिया मर चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया अभी भी जीवित होंगे, और ये वो बैक्टीरिया जीवित हैं जिन्होंने इस एंटीबायोटिक का सामना किया। अब ये जो एंटीबायोटिक है, जिसको थोड़ा, ये जो बैक्टीरिया जिंदा है जिसको एंटीबायोटिक का सामना हुआ, ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म शुरू करेगा उस एंटीबायोटिक के खिलाफ। क्योंकि अगर ये 24 घंटे एंटीबायोटिक का सामना करता, ये मर जाता, लेकिन इसने 24 घंटे का सामना नहीं किया, 5-6-7 घंटे का सामना किया, फिर एंटीबायोटिक बंद हो गया। तो ये अभी उस एंटीबायोटिक को मारने के लिए अपने एंटीबॉडीज बनाएंगे। इसका मतलब है ये जो बैक्टीरिया बच गया और इसके जितने सारे आने वाले पुश्तैन होंगे, जितने आने वाले खानदान होंगे, जितने आने वाले जनरेशन होंगे, ये सारे जनरेशन के पास इस एंटीबायोटिक का एंटीबॉडी है। यानी अब ये बैक्टीरिया इस वाले एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। इसी को बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। जब आप सही तरह से एंटीबायोटिक नहीं लेते, कोर्स कंप्लीट नहीं करते, वो एंटीबायोटिक कुछ बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगा। हर साल बहुत सारे एंटीबायोटिक हम बंद कर देते हैं क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गया। इसीलिए हमेशा एंटीबायोटिक का कोर्स टाइमली क्लोज करें और एक भी डोज नहीं छूटना चाहिए। अब प्रोबायोटिक इसमें कैसे काम करेगा? जब हमने एंटीबायोटिक देना शुरू किया, एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया मरना शुरू हो गया। आपके एंटीबायोटिक देने से पहले भी हमारे बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, इन्होंने भी उस बैक्टीरिया को मारने के लिए अपना जैविक हथियार छोड़ के रखा हुआ था। इसने भी बहुत सारे हथियार छोड़ दिया था, लेकिन इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। जब आप प्रोबायोटिक हमेशा लेते रहोगे, आपके बैक्टीरिया जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, ये लगातार जैविक हथियार बना के फॉरेन बैक्टीरिया को मारते जाएंगे। सो प्रोबायोटिक गट हेल्थ और ड्रग रेजिस्टेंस दोनों को कम करेगा। गट हेल्थ को अच्छा रखेगा, ड्रग रेजिस्टेंस को कम करेगा। एमाइनो एसिड जो प्रोटीन से मिलती है, ये ओवरऑल वाइटलिटी, मसल की फंक्शनिंग, वेयर एंड टियर, रिपेयरिंग इसमें मदद करेगा। एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखेगा, कैंसर फाइट करेगा। हर्ब्स स्टेमिना बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को इनहेंस करेगा, डिजीज को रोकेगा, जड़ से बीमारी को मिटाएगा। ट्राइमिथाइल ग्लाइसिन हार्ट के लिए, एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए, डिप्रेशन के लिए हेल्दी है। कैल्शियम अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये एंटी एजिंग है। लॉन्जिविटी यानी आपकी लॉन्जिविटी पे काम करेगा और सेलुलर मेटाबॉलिज्म को एनहांस करेगा। ये कुछ एविडेंसेस है कैसे विटामिन आपको फायदा देता है, डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट एक अब एवरीडे वन कौन ले सकता है? 25 साल से 20 साल से आप में से हर कोई रोजाना एक एक एवरीडे वन ले सकते हैं, क्योंकि जितना विटामिन का लिस्ट मैंने दिखाया, आप सबने कहा कि ये सारा हम रोज नहीं खाते, वो सब कुछ आपको एक एवरीडे वन की टेबलेट से मिल जाएगा। तीसरा एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट है अमेजिंग 40। अमेजिंग 40 उन फीमेल्स के लिए है जो मेनोपॉज से गुजर रही है, इसलिए हम इसको 38 से रेकमेंड करते हैं।
38 से लेकर 45 तक। मेनोपॉज का मतलब आपके पीरियड्स आना बंद हो जाएगा और इस दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे आपको साइकोलॉजिकल चेंजेस होगा, मूड स्विंग होगा, वजन बढ़ेगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होगा, इरिटेबिलिटी होगी, वेट बढ़ेगा, पॉलीसिस्टिक ओवरी दिख सकते हैं, स्किन में चेंजेस आएगा, हेयर फॉल होगा, फेशियल हेयर आ सकता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, स्लीप डिसऑर्डर होगा, सो मेनी चेंजेस। तो इसके लिए अमेजिंग 40 सबसे अच्छा आपका साथी है जो हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। पीरियड के क्रैम्स और मेनोपॉज 1 साल 1 महीना या फिर 3-6 महीने में खत्म नहीं होता, ये 2-3-4 साल तक रहता है। सो ये 38 से लेकर आप 45 तक, जब तक मेनोपॉज कंप्लीट ना हो, आप इसको लगातार यूज करें। पीरियड के क्रैम्प्स, मेनोपॉज के सिम्टम्स, मूड स्विंग, इसको सुधारेगा, स्लीप साइकिल को इंप्रूव करेगा, प्री एंड पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम को सुधारेगा, हार्मोन बैलेंस करेगा, सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा रखेगा, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, लिगामेंट्स के लिए हेल्दी है, जॉइंट्स के लिए हेल्दी है, स्किन के लिए हेल्दी है, लिवर फंक्शन के लिए हेल्दी है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी एजिंग एंड हैप्पी एजिंग। इसमें जिंको बिलोबा अश्वगंधा ब्लैक कोहोश डाला गया है, ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। इवनिंग प्राइम रोज, कैस्टरबेरी, शताबरी हार्मोन इम्बैलेंस को सुधारेगा। स्वीट 18 में भी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, एक दो चेंजेस है, लेकिन स्वीट 18 में इन इंग्रेडिएंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट है। क्रैनबेरी, सी बकथॉर्न जो सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करेगा। कुरकुमिन और शलाकी ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। मिल्क थिस्टल लिवर हेल्थ को अच्छा रखता है। कैल्शियम अल्फा कीटोग्लूटारेट सेलुलर बैलेंस करेगा। विटामिन ए, सी, B6, B12, E, D3, फोलिक एसिड, बायोटिन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, कॉपर, बोरॉन एंड आयरन, ये आपकी डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। कुछ क्लिनिकल एविडेंसेस हैं, बस एक दो मैं पढ़ के दिखाऊंगा। प्राइम रोज का स्टडीज जो होता है, प्राइम रोज इवनिंग प्राइम रोज है, उससे साबित हो चुका है प्री और पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स कम होते हैं, हॉट फ्लैशेस आना कम होता है, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज कम होती है, सर्वाइकल पेन और इंजुरीज कम होती हैं। सेम वे जो कैस्टरबेरी है उसका फायदे बताए गए, ये क्लिनिकली प्रूवन है। हार्मोन रिलेटेड और गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। ये साइक्लिकल ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट को दूर करता है, जैसे पीरियड के दौरान या फिर मेनोपॉज के दौरान हर महीना एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस, पेन, डिस्कम्फर्ट होता है, वो कम हो जाएगा, एटसेट्रा। सो अमेजिंग 38 से 45 के हर किसी को आप दे सकते हैं। अदरवाइज जिनका इम्यूनिटी कम है, मेनोपॉज हो रहा है, लो एनर्जी, जॉइंट की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन की प्रॉब्लम, डाइजेशन, एजिंग रिलेटेड इशू, हम सबको दे सकते हैं। स्वीट 18 मैं मानता हूँ आज के टाइम में आप 14 साल में शुरू कर दो बच्चों के लिए। जो हमारी बेटियां, हमारी बहनें, घर की लड़कियां 14 साल 13 साल की हो चुकी है, जिनको पीरियड्स आना शुरू हो गया है, आप उनको स्वीट 18 देना शुरू करें। ये उनके लिए डेली न्यूट्रिशन है। प्री एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिम्टम, जैसे प्री एंड पोस्ट मेनोपॉजल होता है, पीरियड के आने से पहले और पीरियड के बाद के कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसको दूर करेगा। स्किन और हार्मोन हेल्थ को अच्छा रखेगा, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम को एनहेंस करेगा। जिंको बिलोबा अश्वगंधा ओमेगा फैटी एसिड डाला गया है, ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। इवनिंग प्राइम रोज और शाताबरी, वहां में हमने शाला के डाला था, ये हार्मोन को बैलेंस करेगा। मोरिंगा स्पुरुलिना ये सुपर न्यूट्रिशन है। मैंगोस्टीन, रेड क्लोवर, क्रैनबेरी, सी बकथॉर्न ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करेगा। विटामिन ई, सी, B6, B12, D3, बायोटिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीशियम, आयरन, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए, ग्रोइंग गर्ल्स के लिए सारे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। ये क्लिनिकल स्टडीज हैं जिसमें जिंको बिलोबा के बारे में बताया गया है कि 6 हफ्तों में जो मिडिल एज के लेडीज है 30-35 का, उनका ब्रेन का मेमोरी बढ़ता हुआ और क्विक रिएक्शन देखा गया है।
शतावरी से लिबिडो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टिश्यू को मॉइस्चर करना, सेक्सुअल ऑर्गन्स को हेल्दी रखना, लुब्रिकेटेड रखना, ये सारे बेनिफिट हुआ है। ओव्यूलेशन, फोलिकुलोजेनेसिस, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनके ओवरीज, एग रिलीज, ये सारे फंक्शन बेटर होती है। ये मिसकैरेज को प्रिवेंट करता है, लैक्टेशन को बढ़ाती है, हार्मोन हेल्थ को अच्छा रखता है। तो स्वीट 18 13-14 साल से लेकर 38 के हर किसी को आप जरूर दें। कंसीव होने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं, तब तक आप इसको देते रहें। एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसका नाम है A1 जूनियर, ये बहुत वेल डिजाइन साइंटिफिकली प्रोग्राम प्रोडक्ट है। इसमें डिकोसा हेक्सानिक एसिड, ब्राह्मी, काउ कोलेस्ट्रम, हाइड्रोलाइज्ड व्हे प्रोटीन, ऐसे ऐसे चीजें डाली गई हैं जो आसानी से आपको सप्लीमेंट में नहीं मिलती। ये 4 साल के बच्चों से लेकर 12-13 साल, 14-15 साल तक आप दे सकते हैं। ये ब्रेन फंक्शन और मेमोरी को बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम और स्टेमिना को बढ़ाती है। इसमें प्रोटीन के साथ, कोलेस्ट्रम के साथ, डिकोसा हेक्सानिक एसिड, ब्राह्मी के साथ शंख पुष्प भी डाला गया है, मल्टीविटामिन मिनरल्स डाला गया है जो इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, मसल फंक्शन को इंप्रूव करेगा, गट हेल्थ को अच्छा रखता है, डाइजेशन को अच्छा रखेगा। अश्वगंधा, ब्राह्मी और DHA, डिकोसा हेक्सानिक एसिड, ये ब्रेन की ग्रोथ, डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, मेमोरी, लर्निंग, कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। सो वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन। व्हे प्रोटीन, अश्वगंधा मिनरल्स, ये मसल ग्रोथ, डेवलपमेंट, वेयर एंड टियर के लिए अच्छा है। कोई भी वेयर एंड टियर हुआ हो, डैमेज हो, उसको रिकवर करेगा। काउ कोलेस्ट्रम, विटामिन D के और मिनरल्स, ये बोन हेल्थ, स्केलेटल ग्रोथ, और ये बहुत अच्छा रेडीमेड वैक्सीन है। काउ कोलेस्ट्रम, अब मान लो बच्चों के लिए पहला दूध है और उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, एंटीबॉडीज। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, काउ कोलेस्ट्रम, विटामिन और मिनरल्स, ये गट हेल्थ को अच्छा रखता है और ये इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है। व्हे प्रोटीन, हाइड्रोलाइसेट, सोय आइसोलेट, विटामिन B6, B12 और अश्वगंधा, स्टेमिना और एनर्जी को बढ़ाएगा। ये 100 मिलीग्राम, 100 ml दूध के साथ, 100 ml दूध के साथ, 100 ml मिल्क के साथ 15 ग्राम आप मिक्स कर सकते हैं दिन में 2 बार। एक इंसान का जितना वजन है उसको उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर कोई बच्चा आपका 30 किलो का है, तो उसको 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है 15-16 साल तक, आप उसको डबल मानो। 15 साल तक बच्चों का वजन जितना है उसका डबल ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए। और खाने से मुश्किल से 40, 50 या 60% आपका नीड पूरा होता है, बाकी आप A1 जूनियर से पूरा कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डेली न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बॉडी की परफॉर्मेंस। कोई भी आपका सवाल हो जो आज के सेशन से रिलेटेड है, प्लीज पूछे। मल्टीविटामिन से जो रिलेटेड है, प्लीज पूछे। एनी क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में लिखें। किसी ने सवाल पूछा है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे आपका नाम वीवो ही लेना पड़ेगा, vivo i2202। और ये बिल्कुल अच्छा नाम नहीं है, आपका बहुत अच्छा नाम होगा, सो आप अपने आपको रीनेम करें। एवरीडे 157 की फीमेल ले सकती है क्या? बिल्कुल ले सकती है। मैंने कहा 18 साल से लेकर 45 के फीमेल को छोड़ के बाकी सबको आप एवरीडे 1 दे सकते हैं। ऋतिक जी ने लिखा आरबीसी काउंट 4.33 है। आप आरबीसी काउंट बता रहे हो या हेमोग्लोबिन बता रहे हो? अगर ये हेमोग्लोबिन है तो बहुत कम है, उनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। आप हेमोफोर्टिन जरूर दे सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाने के लिए बोला तो ब्लड भी चढ़ाएं। विपिन जी ने सवाल लिखा डायबिटीज में क्या दे सकते हैं? SBTC, डायबेटल, हेमोफोर्टिन। डायबिटीज के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट है डायबेटल 1, उसके साथ कार्ब कट 1, उसके साथ लिवर 1 कैप्सूल। अगर नार्व की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, तो ब्रेन 1, I1, हार्ट 1 भी ऐड कर सकते हैं। अमित जी ने लिखा एवरीडे 1 कितने दिन यूज करना चाहिए?
मेरे हिसाब से जिंदगी भर, क्योंकि रोज हमें विटामिन चाहिए और ये खाने से पूरा नहीं होगा। तो शुरू के 1 महीना आप 2 बार ले लो, या 3 महीना आप 2 बार ले लो, उसके बाद डेली सुबह एक लेना। पंकज जी, ऑटिज्म के बारे में आज बात नहीं करेंगे, वो ब्रेन वाले या बच्चों वाले सेशन में करेंगे, फिर भी बता ही देता हूँ। ब्रेन वन, साथ में एक A1 जूनियर, और हो सके तो बाद में यंग फिल भी देना। गजानन जी ने लिखा, इसमें केमिकल है क्या? किसमें गजानन जी? मैं नहीं समझ पा रहा, हमारे प्रोडक्ट्स में? आप, आपको एक सही चीज सिखाता हूँ आज। ये सवाल टेक्निकली गलत है, किसमें केमिकल है क्या। हम सब भी केमिकल से ही बने हैं, हमारा शरीर भी केमिकल से बना है, हमारा खाना पीना भी केमिकल से बना है। दुनिया में, यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सारा केमिकल से ही बना है। उन सब में एटम्स है, और एटम केमिस्ट्री में ही आता है। सवाल यह होना चाहिए कि इसमें सिंथेटिक केमिकल है, आर्टिफिशियल कुछ है क्या। अब आप मेरे बालों को देखो, तो इसमें क्या क्या है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है, और ये केमिकल है। प्रोटीन केमिकल का मतलब जिसका कोई केमिकल स्ट्रक्चर हो। आप राइस लेते हो, वो ग्लूकोज है, C6H12O22, ये केमिकल स्ट्रक्चर है। प्रोटीन अमाइनो एसिड है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है। हमारे शरीर में, हमारे शरीर का सब कुछ केमिकल स्ट्रक्चर है। अब केमिकल दो तरह का होता है, एक नेचुरल, जैसे आपने सेब खाया, उसमें मैलिक एसिड हो गया, नेचुरल है। आपने टमाटर लिया, उसमें लाइकोपिन है, वो नेचुरल है। एक और केमिकल है जो सिंथेटिक, जैसे पैरासिटामोल, यूरिया, सारे मेडिसिन, ये सारे सिंथेटिक है। सो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। मनोज जी ने लिखा, दांतों में ठंडा गर्म करना, हालांकि आज का सवाल नहीं, फिर भी बता दे, डेंटा 1+ प्रीमियम टूथपेस्ट ले लें। डॉक्टर सोनाली ने लिखा, हाउ लॉन्ग वी कैन यूज सप्लीमेंट्स। जो सीवियर डेफिशिएंसी है, आपके 1 महीने 2 महीने की कोर्स से सिम्टम्स तो कम हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में डेफिशिएंसी दोबारा होगा, आप इसको कैसे रोकोगे? अगर आप मुझसे पूछे, मैं अपने नजदीक की सब्जी मंडी से चुन के साग सब्जी लेके आता हूँ, बट मैं गारंटी दे सकता हूँ, मुझे उससे सारे विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें मौजूद ही कम है। आप बताओ, जो हाइब्रिड, अब ऊपर वाले ने गाजर ऐसा बनाया था कि सर्दी में उगेगा, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा था कि आप उसको कहीं भी फेंक दो, ये ठंड में उगेगा, उसके अलावा दूसरे सीजन में नहीं उगेगा। अब हमने उसके डीएनए में छेड़छाड़ किया, क्योंकि हमारी जरूरत है, उसके डीएनए का वो हिस्सा को खराब कर दिया जिसमें ये कोड था कि सर्दियों में ही उगना है। हमने उसके उसका कोडिंग चेंज कर दिया, जीन बदल दिया कि 12 महीना उगो। अब वो जब विंटर में उगता, उसके न्यूट्रिशन, क्योंकि उसके दिन में और भी बहुत सारी चीजें थी, कि इस सीजन में इतने धूप में, इतने टेम्परेचर में, इतने सूर्य के डिस्टेंस में मैं सबसे ज्यादा विटामिन ए बनाऊंगा, वो हम नहीं बदल पाए और कभी नहीं बदल पाएंगे। तो हमने गाजर उगा तो लिया, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कम है। कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, बहुत सारी स्टडीज हुई, नॉर्थ इंडिया के जो फ्रूट्स हैं, खास करके दिल्ली के आसपास में, उनकी फ्रूट्स में न्यूट्रिशन साउथ इंडियन फ्रूट्स के मुकाबले 30% कम है। अबे आसाम के एक रिपोर्ट आया कि जितने चाय बनती है, बड़े बड़े ब्रांड्स, वो सारे चाय में केमिकल्स, एडल्ट्रेटेंट है, एडल्ट्रेंट्स है। सो पहला है कि अपने न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी 1-2 महीने में खत्म कर दिया, फ्यूचर का कैसे खत्म करेंगे? तो मैं सजेस्ट करता हूँ, स्वीट 18 हो, अमेजिंग 40 हो, या फिर एवरीडे 1 हो, A1 जूनियर हो, डायबिटल 1 हो। ये पहला 3 महीना आप दो दो ले, और 3 महीने के बाद रोजाना एक जरूर ले, बंद ना करें। ऋतिक जी ने लिखा, किसी का आरबीसी काउंट कम है, हेमोफोर्टिन से बढ़ सकता है। डॉक्टर नवनीत जी ने पूछा, एवीबीटी जूस कितने दिन यूज कर सकते हैं? दो कैटेगरी के प्रोडक्ट हमें लाइफ टाइम यूज करना चाहिए, मुझे लगता है। पहला कैटेगरी है, एक लार्ज वॉल्यूम डिटॉक्सिफायर, जिसमें जूसेस आते हैं, एबीबीटी जूस या फिर एसबीटीसी जूस, दोनों में फाइबर है, वाटर है, एंजाइम्स है,
और ये आज के टाइम में हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये डिटॉक्सिफायर का काम करेगा। तो एसबीटीसी एवीबीटी ये दोनों आप जिंदगी भर यूज करें, एटलीस्ट 30 ml वंस। शुरू में आप 30 ml ट्वाइस करें या 25 ml ट्वाइस करें, धीरे धीरे आप उसको एटलीस्ट भी 20 to 25 ml या 30 ml वंस करें। दूसरा है न्यूट्रिशन, जैसे स्वीट 18 अमेजिंग 40 एवरीडे वन, इन तीनों में से एक एज पर योर नीड आप जिंदगी भर एक एक यूज करें। सतीश जी ने लिखा है एवन जूनियर कितने साल के बच्चों को दे सकते हैं? इसको डिजाइन किया गया है 4 साल से लेकर 12-14 साल के बच्चों तक, लेकिन ये 2 साल के बच्चों को अब दे सकते हो, लेकिन डोज कम करना पड़ेगा। गोपाल जी ने लिखा 2 साल का बच्चा, उसका माथा बड़ा हो रहा है, कोई ना कोई टेस्ट किया होगा, कोई अगर हाइड्रोएंसेफेलोपैथी बोलते हैं उसको, हो सकता है ब्रेन में पानी जमा हो, जो ब्रेन की स्काल है उसमें पानी जमा होता है, एक बार रिपोर्ट भेजना। कल्पना जी ने एक बहुत अच्छा और कॉमन सवाल पूछा, बच्चों को भूख नहीं लगती। बच्चों के भूख ना लगने का कारण है स्कूल से आने के टाइम में या फिर डेली में वो कुछ ना कुछ बाहर का चिप्स चॉकलेट इस तरह के चीजों को लेते रहते हैं। वो हमारी जो एपेटाइट है, भूख लगने का जो एक नेचुरल टेंडेंसी है, उसको बिल्कुल खराब कर देती है। आप इसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसके लिए एक हेल्दी हैबिट ड्रॉ करो। पहला, कि चिप्स आप घर में बना के देना शुरू करें, और 7 दिन की जगह पे बाहर में 3 दिन तक लेके आए, कि आज चिप्स मिलेगा कल नहीं मिलेगा, कल अगर दिया तो परसों नहीं मिलेगा। तो एक दिन का गैप करें, और जो भी उसको पसंद है प्लीज कोशिश करें घर में बना के दे। दूसरा, जैसे वो घर पहुंचता है आप 5 to 10 ml लिवो वन सिरप उसको पिलाएं, इमीडिएट आने के बाद ही, बिना ड्रेस चेंज किए। फिर आप उसका ड्रेस चेंज कराओ, उसको फ्रेश कराओ, तब तक उसको बहुत अच्छा भूख लगेगा। और खाने के बाद तुरंत ही 1-2 चम्मच A1 जूनियर भी, चॉकलेट फ्लेवर है, दूध के साथ किसी के साथ मिक्स करके आप दे दो। जो लोग अपना रीनम नहीं किया, मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा हूँ, आप रीनम करें प्लीज। वीवो, ओप्पो, ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे नाम लेना। एक बहुत अच्छा सवाल लिखा ब्रजेश श्रीनिवासन जी ने, कि अगर कोई डायबिटल वन लेता है, प्रोस्टेट वन लेता है, ऑर्थो वन लेता है, A9 ओंको लेता है, क्या ये आपस में क्लैश करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। आप एप्पल के साथ सेब खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। उसी तरह से सारे नेचुरल चीजें से बनाई गई प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स हैं। सिर्फ एक चेंज आ सकता है कि आपके सारे प्रोडक्ट में विटामिन सी है मान लेते हैं, तब ये टॉक्सिसिटी नहीं करेगा, क्योंकि ये तीनों का मिला के एक दिन की रिक्वायरमेंट का थोड़ा ज्यादा आपने कंज्यूम कर लिया, और जो एक्सेस आपने कंज्यूम कर लिया बॉडी से बाहर जाएगा। सो आप तीनों भी ले सकते हैं। सुभाष रावाने जी ने लिखा 16 साल का बच्चा है, ब्लड की कमी है, भूख नहीं लगती, हेमोफोर्टिन लिवर वन और एवरीडे वन दिया है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप उसको लिवो वन सिरप भी दे दे खाने से पहले। मोहम्मद अली जी ने लिखा है जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है वो एवरीडे वन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अभिषेक जी ने लिखा है पीसीओडी के लिए क्या दे सकते हैं? पहला काम है, अगर वेट, उनका वजन ज्यादा है, वजन कम करें, वेट मैनेजमेंट की प्रोडक्ट जिसमें कपकट वन, एसबीटीसी, फिटनेस वन, A1 लीन, ये सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। साथ में स्वीट 18, वुमेन वन और क्रिल वन, ये 3 प्रोडक्ट दे दे। प्रीति जी ने लिखा 15 से 45 की फीमेल्स के लिए एवरीडे वन क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इस एज की फीमेल्स के लिए हमने उनके हिसाब से टारगेटेड प्रोडक्ट बनाए, स्वीट 18 अमेजिंग 40, जिसका मेन पर्पस है हार्मोन बैलेंस, और फीमेल्स की जैसे रिक्वायरमेंट होती है, उनके बॉडी में आयरन की कमी होती है, उसमें ये फोकस है। इस एज के दौरान प्रेगनेंसी, डिलीवरी, पोस्टपार्टम और 18 साल की बच्चियों में जो मूड स्विंग, मूड मूड की चेंजेस आती हैं, उसके लिए हमने सिलेक्टेड प्रोडक्ट डाले हैं। ऐसा नहीं कि एवरी वन नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन उनको स्वीट 18
और अमेजिंग 40 का फायदा ज्यादा मिलेगा। अभिषेक जी ने लिखा है, क्या 69 की एज की फीमेल को वुमेन वन सजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो एक फीमेल टॉनिक है, उसमें रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी है, और वो बॉडी की मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। लेकिन इस एज में 69 का जो महिला है, उसके लिए सबसे जरूरी है एवरीडे वन, कैल्शियम और ऑर्थो वन। कौशिक जी ने लिखा, किसी का प्लेटलेट काउंट अगर कम है तो क्या दे सकते हैं? पहला प्रोडक्ट है हेमोफोर्टिन। एक प्रोडक्ट का मैं नाम भूल गया, मुझे लगता है फिटनेस वन होगा, जिसमें हमने पापाया एक्सट्रैक्ट डाला है, आई थिंक सो। या फिर किसी एक प्रोडक्ट में पापाया एक्सट्रैक्ट है, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी मल्टीविटामिन में है। पापाया भी प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे आपको हेमोफोर्टिन मदद करेगा। आयशा जी ने लिखा, 1 साल के बच्चों को ए वन जूनियर दे सकते हैं क्या? टेक्निकली दिया जा सकता है, बहुत कम मात्रा में देना पड़ेगा। और सारे और सवाल नहीं ले सकते, टाइम भी हो गया। डॉक्टर शीतल ने लिखा है, एक दो सवाल लूंगा जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा उस हिसाब से। मेनोपॉज 1 साल पीरियड नहीं आया तो 1 ईयर में अमेजिंग 40 ही देना है जी। अ- अगर आपको लग रहा है कि ये मेनोपॉज का पीरियड चल रहा है, इट में लास्ट अप टू 3 इयर्स, 2 इयर्स, समटाइम इवन अप टू 4 इयर्स। सो जब भी आपको लगेगा कि इनके पीरियड में इरेगुलरिटीज शुरू हो गया, स्टार्ट अमेजिंग 40। और तब तक आप करें जब तक उसको 5-6 महीना लगातार पीरियड्स आना बंद ना हो जाए। शाहदेव जी ने लिखा है, 65 की फीमेल है, रात को नींद के बीच में पैर में बहुत जलन होता है, नींद टूट जाता है, क्या दे सकते? एवरीडे वन। अगर उनको लिकोरिया है, कि लिकोरिया में पैरों के नीचे जलन होती है, तो लिको 81 देना। एक ब्रेन वन देना है, नार्व की प्रॉब्लम का सिम्टम्स भी है। डायबिटीज अगर है, डायबिटीज में भी ऐसा होता है, डायबिटीज वन भी देना है। द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम नीरज कुमार। उनकी 11 साल की बेटी है, उसको उसका वजन 62 है। आप सिर्फ वजन से मैं नहीं बता सकता कि वजन कम है या ज्यादा है, आप बीएमआई बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, गुड डे। ये सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं।